NCERT चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं, सब कुछ लाइन टू लाइन NCERT, आपको वरी करने का टेंशन नहीं है, आपका पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ हम करा देंगे। बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एंजाइम्स फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस सच एज मेकिंग कर्ड, वाइन और माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस। आज बायोटेक को रिफर करा जाता है यूज़ ऑफ माइक्रोब्स ऑन लार्जर स्केल, दैट इज इंडस्ट्रियल स्केल। इट इंक्लूड्स IVF, डेवलपमेंट ऑफ न्यू जीन, DNA वैक्सीन, करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन, सब कुछ बायोटेक में आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बायोटेक का एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट हो जा रहा है, एक मॉडर्न एस्पेक्ट हो जा रहा है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, इसने क्या करा, दोनों को इंटीग्रेट करा और एक डेफिनेशन दे दिया मॉडर्न व्यू और ट्रेडिशनल व्यू को। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल, प्रोडक्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसको हम यूज़ कर सकें। अब NCERT का सेक्शन 11.1 देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। बेसिकली दो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम GMO बनाएंगे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में GMO को मेंटेन करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्टरिंग DNA RNA, उसको होस्ट में डाले, इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट, जिससे फिनोटाइपिक चेंज आ गया, एक GMO हमको ऑब्टेन हो गया। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, जो कि प्रमोट करेगा ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उसकी डिजायरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा, फिर उससे हमको एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम सब कुछ मिलेगा। अब NCERT कुछ लाइन्स हैं, जैसे कि जो हम बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सब जानते हैं, परमिट्स वेरिएशन, जिससे कि एक नया जेनेटिक सेटअप मिलेगा जो कि बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखिए, हमने देखा था इससे पहले कि प्लांट और एनिमल हाइब्रिडाइजेशन, इससे भी हम डिजायरेबल जीन मतलब ऑर्गेनिज्म में डाल पाते हैं, लेकिन उसमें डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल जीन भी चला जा रहा था। इंट्रोड्यूस्ड इन अनडिजायरेबल जीन इन द टारगेट अलॉन्ग विद डिजायरेबल। इस वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग लाया गया इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए। इसमें हम rDNA बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA, फिर उसका नंबर इंक्रीज करते हैं थ्रू जीन क्लोनिंग, फिर जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि हमको GMO ऑब्टेन हो जाता है। एक पीस ऑफ DNA सीधे सीधे एलियन ऑर्गेनिज्म में मतलब होस्ट में डाल देंगे तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। अगर रेसिपेंट के जीनोम में डाल देते हैं, वो उसके क्रोमोसोम का पार्ट हो जाता है, तो वो मल्टीपल अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकता है। मतलब हमारा डिजायरेबल जीन अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा, जितना ज़्यादा जीन रहेगा उतना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा हमें, ये तो सब आप जानते हैं। एलियन पीस ऑफ DNA हैज़ टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पास ORI साइट होता है। अगर क्रोमोसोम में नहीं डाल रहे हैं तो हमें अपने डिजायरेबल जीन को नंबर बढ़ाने के लिए एक ORI साइट प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि क्लोनिंग हो सके। और ये लिमिटेशन हमारा ओवरकम करता है प्लाज्मिड। देखा जाए प्लाज्मिड क्या होता है अगर, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ये DNA है लेकिन क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है। ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का कोई कंट्रोल नहीं होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। और सबसे पहले देखा जाए जो रिकॉम्बिनेंट DNA, टेलर मेड DNA जो भी हम कह रहे हैं, इसको बनाया किसने था? कोहेन एंड बोयर ने 1972 में इसे बनाया। जो सैल्मोनेला टाइफिमोरियम था, इसका प्लाज्मिड निकाला और कहीं से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक DNA से थ्रू RE काट के निकाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और उसको सैल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड में डाल दिया। इससे हमें पहला अपना रिकॉम्बिनेंट DNA मिला। किसने बनाया था? कोहेन एंड बोयर। RE देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर्स, कटिंग ऑफ DNA पॉसिबल बिकॉज ऑफ देम। प्लाज्मिड DNA वेक्टर, जो कि हमारा एलियन पीस ऑफ DNA कैरी कर रहा है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मॉस्किटो मलेरिया कैरी करता है ह्यूमंस में, तो वेक्टर हो गया ना। प्लाज्मिड, वेक्टर और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इन दोनों को साथ में जोड़ा गया DNA लाइगेज के थ्रू। तो जो हमें नया DNA मिला, जिस खुद रेप्लिकेट कर सकता था, उस पर क्रोमोसोम का कोई कंट्रोल नहीं है,
हमने इन विट्रो बनाया है, इसको कहा गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, टेलर मेड डीएनए। आरडीएनए इसको इकोलाई में डाल देंगे, इकोलाई में वो अपना नंबर बढ़ाते रहेगा। 3 स्टेप्स हैं जीएमओ ऑब्टेन करने के लिए। सबसे पहले अपना डिज़ायरेबल जीन आइडेंटिफाई करो, उसको फिर होस्ट में डाल दो और फिर उसका मतलब मेंटेन करके उसको डिज़ायरेबल कंडीशन देकर उसका नंबर बढ़ाओ। सेक्शन 11.2 ऑफ एनसीईआरटी, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरई, पॉलीमराइजेशन एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर डीएनए, होस्ट ऑर्गेनिज्म। आरई 1963 में ई कोलाई में 2 एंजाइम मिले जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। एक था डीएनए का मिथाइलेशन करता था और दूसरा डीएनए को काटता था, जिसको आरई कहा गया। जो पहला आरई था वो हिंद सेकंड मिला, मतलब इसको अब देख लिया गया था, हाँ ये आरई है, लेकिन उसको आइसोलेट करने में और कैरेक्टराइज करने में 5 साल लग गए। 6 बेस पेयर की लोकेशन पे ये एक अपना कट लगाता है जिसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। आज 900 से ज़्यादा आरई हमें पता है फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इसका नॉमेनक्लेचर देखा जाए आरई का तो फर्स्ट लेटर जीनस बताता है, नेक्स्ट 2 स्पीसीज बताता है और लास्ट स्ट्रेन बताता है, और लास्ट में जो रोमन नंबर रहता है रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जैसे ई को R1 अगर देखा जाए तो हमें ये मिलता है इशेरा कोलाई R/13, तो ई इशेरा जीनस, कोलाई CO स्पीसीज, R स्ट्रेन, 1 ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। आरई बेसिकली न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस 2 टाइप के, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। डीएनए के अंदर कट लगाता है एंडोन्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड साइड से काटता है तो उसको एक्सोन्यूक्लियस कहा जाएगा। आरई फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग लेंथ ऑफ डीएनए, बाइंड विद डीएनए एंड कट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे आरई कट लगाता है। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है डीएनए में। अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उसमें अगर देखा जाए शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ रहा है। पैलिंड्रोम इन डीएनए आगे पीछे पढ़ेंगे, दोनों साइड से वो रीडिंग सेम आता है, GAATTC, GAATTC। आरई इसका कट स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर सकता है। स्टिकी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। कट्स डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, तो स्टिकी एंड प्रोड्यूसर ऑफ डीएनए लाइगेज के फंक्शन को सपोर्ट करता है। इस वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको आरडीएनए बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन कट बाय सिमिलर आरई, 2 डिफरेंट डीएनए आर इजी टू जॉइन। अगर अनलेस वेक्टर एंड सोर्स डीएनए कट बाय सेम आरई, आरडीएनए कांट बी मेड। वेक्टर और ये जो सोर्स डीएनए है ये सब सेम आरई से काटना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज़ है। आरई कट्स डीएनए, फ्रेगमेंट बनेंगे, डीएनए काट देंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट बनेंगे, उसमें डिज़ायरेबल हमको अपना डिज़ायरेबल जीन जो है वो कैसे ढूंढेंगे, थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, तो इसमें जो जेल रहता है वो एगेरोस का बना हुआ होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वीड्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज बाय सीविंग इफेक्ट। जो चीज़ अंडरलाइन कर रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिए। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, वो एनोड की तरफ पॉजिटिवली चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा। जो पूरा वो जेल रहता है उसके अलॉन्ग एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहता है, जितना छोटा डीएनए रहेगा वो उतना आगे जाएगा। फिर एंड में हम क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग कर देते हैं और फिर जब उस पर यूवी रेडिएशन डालेंगे तो ब्राइट ऑरेंज बैंड मिलेगा। उसको काट के निकालने को, जेल से काट के निकाल दिया जाए, सेपरेटेड बैंड्स आर कट आउट, इसी को इल्यूजन कहा जाता है। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर नॉर्मली देखा जाए तो नेकेड आई से विजिबल लाइट के अंदर नॉट विजिबल रहता है। अब क्लोनिंग वेक्टर्स देखा जाए तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हैं, ये रेप्लिकेट इन बैक्टीरिया विदाउट क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल, मतलब क्रोमोसोम का कंट्रोल नहीं रहता, फिर भी बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट कर पाते हैं बैक्टीरिया में। एलियन डीएनए उसको डाले प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज में,
अपना नंबर बढ़ाएगा, और जितना बैक्टीरियोफेज के डीएनए का नंबर रहेगा, जितना बैक्टीरियोफेज का नंबर रहेगा, उतना अपना जो उसमें हम एलियन डीएनए डाले हैं उसका नंबर बढ़ेगा। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इजी टू लिंक टू फॉरेन डीएनए, मतलब जो हमको डीएनए डालना है उसमें आसानी से डाल पाएँ, और सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब किस में हमारा एलियन डीएनए गया है नहीं गया है, हम इस वेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकें और उसे जोड़ने में आसानी रहे। फीचर्स ऑफ वेक्टर, पहला ORI साइट होना चाहिए, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ जहाँ पे सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ, जो हम अपना डीएनए उसमें लगा रहे, कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। देयरफॉर टू इंक्रीज नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन शुड सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो ORI साइट हमको अपना, अगर जो उसमें डीएनए जीन डाल रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए, इसलिए वो जो ORI साइट है हमारे वेक्टर का शुड सपोर्ट मोर एंड मोर रेप्लिकेशन। दूसरा, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, तो इससे हमें ट्रांसफॉर्मेंट का पता चल पाएगा, मतलब किस में अपना नया जो हम जिस होस्ट में डाल रहे हैं उसमें हमारा डीएनए गया है कि नहीं, ये हमें पता लगेगा सेलेक्टेबल मार्कर जीन से। ट्रांसफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम। जनरली सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। जो तीसरा फीचर हम देख रहे हैं वेक्टर का, क्लोनिंग साइट। एक आरी के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आरी डालेंगे तो वेक्टर में कई टुकड़े हो जाएंगे। जो हमारा डिजायर्ड जीन है एलियन डीएनए, उसको जो प्लाज्मिड होता है उसके किसी 1 of 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में लगाएंगे। मतलब बेसिकली यहाँ बात हो रही PVR 322 की, उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रहता है। हम या तो एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे लगाएंगे या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे लगाएंगे। जैसे कि अगर हमको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे लगाना है तो PVR 322 में हमें BAM-H1 से कट लगाना होगा, और अगर यहाँ पे डिजायर्ड जीन अटैच हो जाएगा उसके बाद टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस रहता है वो लूज़ हो जाएगा। इससे हम ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को कर सकते हैं। अब बेसिकली हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेंट वो हो गया जिसके अंदर प्लाज्मिड गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो हो गया जिसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वो हुआ जिसके अंदर प्लाज्मिड अपने साथ डिजायर्ड जीन लेके गया है। ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट ये हो गया जिसके अंदर प्लाज्मिड तो गया है, वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर डिजायर्ड जीन नहीं गया है। तो हम जैसे मान लो यहाँ पे PVR 322 पे BAM-H1 से कट लगा दिए तो टेट्रासाइक्लिन लूज़ हो गया। अगर मतलब एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो था उसमें कट नहीं लगा है तो उसके थ्रू हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मतलब जिसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं उसके अंदर रेजिस्टेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एम्फीसाइक्लिन वाले उसमें मर जाएगा। जीन विशेष कट, मतलब अब देखा जाए तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कट गया है BAM-H1 से, तो इससे हम ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट का पता लगा पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट जो रहेगा वो टेट्रासाइक्लिन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे भी सर्वाइव कर पाएगा, और जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट जिसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कट गया वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा वहाँ पे। ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस था, इसलिए अल्टरनेटिव सेलेक्टर मार्कर्स डेवलप किए गए रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, आरी कट्स कोटिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन लगा देंगे और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा देंगे। तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज कट जाएगा तो उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, वहाँ पे अपना हम एलियन डीएनए लगा दिए हैं। तो इस वजह से अगर एलियन डीएनए लग गया है तो रिकॉम्बिनेंट हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट कोई कलर नहीं देगा, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में। अब देखा जाए प्लांट और एनिमल्स में, हम वो तो बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड वगैरह यूज़ करें, प्लांट एनिमल में हमें डालने के लिए एगोबैक्टीरियम तुमेफेसिएंस
डाइकोट प्लांट्स के लिए पैथोजन है। ये अपना टीडीएनए प्लांट सेल में डाल देता है, जिसकी वजह से ट्यूमर प्रोड्यूस होता है, और इस ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। रेट्रोवायरस देखा जाए तो वो एनिमल्स में नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करा देता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया और वायरस जो है कमांड यूकैरियोटिक सेल्स फॉर जो भी उनको चाहिए उसके लिए वो कमांड कर सकते हैं। ये बहुत सालों पहले से कर रहे हैं और जो कि हम अभी सीख रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एगोबैक्टीरियम तुमेफेसियंस जो टीआई प्लाज्मिड था उसको पैथोजेनिक से नॉन पैथोजेनिक बना दें। इसके लिए इसके थ्रू जो मॉडिफाइड बैक्टीरिया है हमारे डिजायर्ड जीन प्लांट्स में डाल सकता है। इसी तरीके से रेट्रोवायरस को नॉन पैथोजेनिक बना के अपना डिजायरेबल जीन एनिमल्स में ला सकते हैं। एगोबैक्टीरियम तुमेफेसियंस से प्लांट्स में ला रहे हैं, रेट्रोवायरस एनिमल्स में ले जा रहे हैं। डीएनए फ्रेगमेंट सूटेबल वेक्टर के थ्रू प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल होस्ट में डाल सकते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब होस्ट की कॉम्पिटेंसी इंक्रीज़ करनी होगी ताकि वो हमारा डिजायर्ड जीन ले सके। बैक्टीरियल होस्ट मेड कॉम्पिटेंट मतलब डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला चीज़ वो डाइवेलेंट कैटायन सच एस कैल्शियम से उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। इस वजह से वो पोर्स जो सेल वॉल के इंक्रीज इफिशिएंसी विद डीएनए इंटर्स पोर ऑफ सेल वॉल के पोर्स के थ्रू डीएनए आसानी से इंटर कर पाएगा। दूसरा तरीका है हीट्स ऑफ ट्रीटमेंट, आइस 42 डिग्री सेल्सियस, हीट फिर आइस, ऐसे करेंगे तो डीएनए अपने आप अंदर चला जाएगा। माइक्रो इंजेक्शन, डीएनए को सीधे न्यूक्लियस में थ्रू इंजेक्शन एनिमल्स के न्यूक्लियस में डाला जा सकता है। बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, डीएनए कोटेड विथ गोल्ड टंगस्टन और प्लांट सेल पर बोम्बार्ड करेंगे जिसकी वजह से डीएनए अंदर घुस जाएगा। और डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स जैसे हमने देखा है एगोबैक्टीरियम तुमेफेसियंस, रेट्रोवायरस। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 1। मतलब पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। पार्ट 2 बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का अभी हम आगे कवर करते हैं, जिसमें थोड़े बचे हुए 3-4 सेक्शन है उसको कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर and subscribe. Sorry for the spelling mistakes. देखिए, आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ये सब कुछ आप जानते हो। आप भी आगे के कोई वीडियोस मिस नहीं करोगे। शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक फ्री एजुकेशन चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा। कुछ तो पुण्य कर लो, लाइक करो यार, थोड़ा ज़्यादा रिकमेंडेशन हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।